हेलो दोस्तों, स्वागत है किरण पारा मेडिकल क्लासेस में। इस क्लास में भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे, बात करेंगे इसके बारे में। इसके पहले हम कुछ पॉइंट को जान लेते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का प्रवेश किस कारण से हुआ और क्यों हुआ। तो भारत में राष्ट्रवाद पहले बहुत सारे राजाओं ने, विदेशी राजाओं ने भारत पे शासन किया। उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का शासन आया। तो एक भारत के जनता में एक कहक सी थी कि हम किसी काम को मजबूरन काम नहीं कर सकते। तो अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने एक राष्ट्रवाद का उदय, जिसकी राष्ट्रवाद का उदय का मतलब है अगर राष्ट्रीय चेतना का उदय, जो चेतना अगर दिमाग में एक वहम सा बैठ गया था, उसे एक चेतना आई कि हमें अच्छे से भी ज़िंदगी व्यतीत करनी है। तो ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, जो ऐसी चेतना है जो आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से भारत के लोगों में आया। 19वीं सदी में भारत के पहले ये जान लीजिए, पहले आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजाओं ने राज किया। वहाँ पे उन्होंने अपने राज करने का तरीका बदला, राजधानियाँ बदली, बहुत तरह का एक नियम कानून लाया। उन्होंने एक राज्य को छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे नगरों या छोटे छोटे राज्य में विभक्त किया। उस समय बहुत ही आसानी होती थी राज करने में। तो इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो अंग्रेज़ के शासनकाल में जब वही था, राज का बंटवारा उसी तरह से हुआ था, छोटे छोटे राज थे अंग्रेज़ों के शासनकाल में। तो यहाँ पे ये दिक्कतें आने लगी कि न्याय व्यवस्था की कमी हो गई और एकजुटता की कमी हो गई, क्योंकि यहाँ पे पहले डाक सेवा वगैरह नहीं था, न किसी तरह का प्रेस कानून था, कोई विज्ञप्ति नहीं आती थी अंग्रेज़ों के प्रवेश में। तो उस समय का एक नियम कानून हो गया था। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे छोटे छोटे राज्य में विभक्त होने के कारण, भारत के विभक्त होने के कारण, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त होने के कारण इस बात का एक असर होने लगा कि एकजुटता की कमी हो गई, एकता की कमी हो गई। तो एकता कैसे लाया जाए, तो इस तरह का, और न्याय की कमी हो गई। एकता नहीं आएगा तो किस तरह का न्याय मिलेगा हमको। अगर हम किसी कानून के तरह हम अकेले किसी से हम न्याय मांगने के लिए जाते हैं, वहाँ पे 15 लोगों का एक गुट है, वहाँ पे हम लोग हम अकेले वहाँ पे न्याय मांगने के लिए और जाते हैं, तो हमें अपने अनुसार ही न्याय देगा। अगर हम उसके क्या बोलते हैं, हम उसके कैद में हो या गुलाम हो, तो वो अपने अनुसार ही न्याय हमको देगा। वो नहीं बोलेगा कि आप लोग की सहूलियत हो। इसी तरह की न्याय व्यवस्था की कमी थी। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है। तो मुख्य कारण यही था कि राजनीतिक कारण से, अंग्रेज़ों से संबंधित, अंग्रेज़ में यहाँ पे फिर उन्होंने अंग्रेज़ों को भी दिक्कत आने लगी। अगर अंग्रेज़ पूरा भारत पे राज करना चाहता था, पहले कुछ कुछ राज्यों पे राज किया, उसने डिवाइड एंड रूल फॉलो किया, जो एक दूसरे को बहका करके, फुसला करके कि आप मुझे ये दोगे तो मैं ये कर दूंगा, ये दोगे तो मैं ये कर दूंगा। तो इसी कारण से उन्होंने डिवाइड एंड रूल का अपनाया था। फिर अंग्रेज़ों को भी दिक्कत आने लगी, तो उन्होंने प्रेस, डाक, तार व्यवस्था का विकास किया, जिससे भारतीय को आंदोलन करने में सबसे ज़्यादा सहूलियत हुई, फ़ायदा हुआ। किसी भी न्यूज़ को अगर किसी दूर के लोगों के साथ पहुंचाना हो रहता था, तो हमें वहाँ पे एक नहीं 4 तारे भेज करके, 4 राज्यों में तारे भेज करके, सभी राज्यों में एक एक तार भेज करके, जो नेता होते थे आंदोलन करने वाले, वो भेजते थे और भारत के जनता से गुजारिश करते थे कि आप लोग भी इस आंदोलन में शामिल हों, आप लोग भी इस काज का भागी बने। तो
इन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत सारे परेशानियाँ भुगतनी पड़ी। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला करके प्रेस पे बहुत बड़ी प्रतिबंध लगा दी। अब प्रतिबंध कहने का मतलब वहाँ पे इस तरह का प्रतिबंध लगाया कि हम खबर छापने का जो एक स्वतंत्रता प्राप्त थी कि हम किसी भी खबर को एक दूसरे से शेयर कर सकें, भारत की जनता से शेयर कर सकें, ये सब खबर को लिखने से मना कर दिया, अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखने से मना कर दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे दिक्कतें आई। फिर आया सन 1858 ईस्वी में सभी देशी राज्यों को अधीन में आ गए। उस समय हमारे देश की महारानी विक्टोरिया के घटना के समय कुछ हद तक भारत के स्वरूप किया गया और राष्ट्रीयता का लहर आई उसमें। फिर 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट लाया गया। आर्म्स एक्ट में ये था कि आर्म्स एक्ट में किस भारतीयों को अस्त्र शस्त्र जैसे गोली बंदूक वगैरह रखने से उसे कानूनन प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर किसी के पास गोली बंदूक या किसी तरह का कोई भी अस्त्र शस्त्र मिले उस पर उन्हें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और किस तरह से कानूनी कार्रवाई की जाएगी वो अंग्रेज़ों के शासन के निर्भर करता था। फिर आया है 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल, लेकिन इस पे बल नहीं दिया गया। राष्ट्र बिल का बल दिया गया। उसमें क्या था राष्ट्र बिल में कि भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई एक सामान्य न्यायालय में होगी और उसे विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया उसका। और यहाँ पे राष्ट्र बिल का बढ़ावा दिया गया। ठीक है। 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किए। 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया, जिसमें कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट में ये था कि जिसमें नगरपालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी आ गई तो उसने गैर निर्वाचित सदस्य शामिल किए और संख्या बढ़ाई उस समय गैर निर्वाचित समूहों की संख्या। फिर इसके बाद बहुत सारा आता है, तो इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, गांधी जी का प्रवेश और क्या क्या होता है। और बहुत सारे आप लोग को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग देखते रहें इस चैनल को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप लोग को सारी वीडियो आप लोग के सारा इन्फॉर्मेशन बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब करें किरण पैरामेडिकल क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी युग के बारे में। गांधी युग जी का भारत में प्रवेश होना और गांधी जी का क्या क्या योगदान रहा भारत के कुछ आंदोलन में, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बार देखेंगे फर्स्ट नंबर में, तो 1915 से 1916 ईस्वी में गांधी जी एक लखनऊ अधिवेशन में आए थे। लखनऊ अधिवेशन में कहने का है कि इसका जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, जिन्होंने एक गांधी जी को आमंत्रण दिया, गांधी जी को गेस्ट के रूप में बनाया था। यहाँ पे गांधी जी उस समय लंदन से आए थे बैरिस्टर की पढ़ाई करके, LLB। और किस लिए आए थे? एक वहाँ पे अब्दुल्ला की केस की पैरवी के लिए। अब्दुल्ला एक उनके अच्छे खासे दोस्त थे, तो उसके केस की पैरवी के लिए आए थे। तो इस वीडियो में हम आप लोग आगे पूरा बात करेंगे। तो गेस्ट बनाया गया, वो क्या था? अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन में उसके नेता कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, उसे गेस्ट बनाया गया। उस अधिवेशन में किसानों ने अपना एक समस्या गांधी जी के साथ रखा। उस समय के बाद एक
क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में भारत ने, इसका नेता कौन थे, राजकुमार शुक्ला। विवाद क्या था, भारतीय नीलह किसानों का और गोरे बागानों का अंग्रेज़ों में मालिक था। किसानों और अंग्रेज़ों के बीच एक समझौता हुआ था, उसने अंग्रेज़ ने उल्लंघन किया था। इसी बात पे भारतीय किसानों ने एक चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया। समझौता क्या था, तीन-कठिया प्रणाली। तीन-कठिया प्रणाली कहने का मतलब है 3/20। अगर 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करनी ज़रूरी है। ये अंग्रेज़ों का नियम था कि अगर 20 कट्ठा खेत है तो उस खेत में 3 कट्ठा नील की खेती करनी ज़रूरी है। और नील की खेती करने से उसकी उपज की क्षमता बहुत कम हो जाती थी और बंजर भूमि हो जाता था, इसलिए किसानों को बहुत ही घाटा सहना पड़ता था। तो इस कारण से एक विरोध किया गया। फिर उसमें 19वीं सदी में जर्मनी में कृत्रिम नील का खोज हो गया था, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय नीलों की मांग बहुत कम हो गई थी। तो अगर कृत्रिम नील का खोज हो गया है तो नेचुरल नील का उपयोग बहुत कम हो गया था। हालांकि अच्छा था नील, नेचुरल नील ही, जो नील की खेती 3 कट्ठा में किया जाता था उस समय। पूरे भारत के लोग का एक नियम भारतीय किसानों के पे लागू था कि 3 कट्ठा में नील की खेती किया जाए। इसके बाद हम उस समय बोलते हैं अंग्रेज़ों ने बहुत सी जुल्म किए 3-कट्ठा प्रणाली के समय, जिस कारण से गांधी जी ने कहा अगर नील की खेती कम की जाती है तो उस समय जो लॉसेस होता था, उस समय लॉसेस को 25% टैक्स कम करने के लिए गांधी जी ने अंग्रेज़ों से कहा। तो इस समझौता में कौन कौन नेता थे गांधी जी के साथ नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, JB कृपलानी एंड महादेव देसाई और ब्रिज किशोर। महादेव देसाई गांधी जी के पर्सनल असिस्टेंट थे, जो पर्सनल एडवाइज़र के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे सलाहकार भी समझते हैं, कोई कहते हैं कि PA का मतलब पर्सनल एडवाइज़र, पर्सनल असिस्टेंट। तो वो एक अपना पर्सनल एडवाइज़र रखे थे जिसको क्या नाम था, महादेव देसाई। अगर एग्ज़ाम में पूछता है आप लोगों को कि गांधी जी का PA कौन था या पर्सनल सलाहकार कौन था, तो हम बताएंगे महादेव देसाई। फिर आगे बढ़ेंगे, महात्मा गांधी जी के पुत्र के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जी के पुत्र का एक फार्मूला बता रहे हैं, लाल स्क्वायर प्लस दास स्क्वायर। लाल स्क्वायर का मतलब, कहने का मतलब है हरिलाल मनीलाल लाल स्क्वायर और रामदास देवदास दास स्क्वायर। तो ये गांधी जी के 4 पुत्र थे, चारों पुत्र में ये हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास। फिर इसके बाद बढ़ेंगे खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन 1918 से 1919 ईस्वी तक चला था। इसके नेता थे मोहनलाल पांड्या। विवाद क्या था कि भारतीय किसानों को जब ओला और ठंडी से फसल नष्ट हो गई थी आंधी तूफान से, उस समय यहाँ पे भारतीय किसान अपने नेता मोहनलाल पांड्या से जाकर के मिले। वहाँ पे उन्होंने कहा कि किसानों ने कहा कि जब ये फसल बर्बाद हो गई है और हम लोग टैक्स नहीं दे पाने के काबिल हैं, तो उन्होंने मोहनलाल पांड्या ने गांधी जी से जाकर के मिला। गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन अपने हाथों में लिया, यहाँ से अपना आंदोलन शुरू कर दिया। वहाँ पे उन्होंने, गांधी जी ने एक नारा दिया, कर ना देने का नारा गांधी जी ने दिया। वहाँ पे
इसके गांधी के जी के साथ नेता थे वल्लभ भाई पटेल, विला भाई पटेल। उनके साथ स्थानीय वकील थे, क्योंकि गांधी जी अपने आप में खुद एक बहुत अच्छे वकील और बैरिस्टर थे, जिसे LLB की पढ़ाई लंदन से करके आए थे। आप लोगों ने देखा शुरू में ही, तो लंदन से पढ़ाई करके आए थे। तो इसके बारे में, इसके साथ एक क्या बोले उसके बारे में, एक स्थानीय वकील खेड़ा आंदोलन को साथ में लिए थे, तो उनके साथ एक स्थानीय वकील भी जुड़ गई उस आंदोलन में। तो उस वकील का नाम क्या था? इंदुलता याग्निक। इंदुलता याग्निक वास्तविक में किसानों को खेड़ा आंदोलन का इसी बात पे इन्होंने, वास्तविक किसानों ने वहाँ पे कहा कि सबसे अच्छा अगर नाम दिया जाए तो इसे खेड़ा आंदोलन ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत हुआ था खेड़ा आंदोलन से। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे बहुत सारे वीडियो में, लेकिन यहाँ पे तक के एक गांधी जी का भारत में प्रवेश करना, क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी, और बहुत सारे ऐसे हैं उनके साथ किन क्या क्या नेता थे, तो इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें जल्द से, और शेयर करें, लाइक करें।